अभी हम देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो चौथा सेट है उसके सवाल। पहला सवाल बहुत इजी है, बहुत लोग कर सकते हैं। पाँच से विभाज्य ऐसी संख्या बताना है क्रमागत। उसका योग आपको दिया है 225 और उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो यहाँ पर आपको 5 से विभाज्य बोला है, यानी कि 5 के जो टेबल में आती है या फाड़े में आती है ऐसी संख्याएं लेना है और उनका योग कितना होना चाहिए, 225 होना चाहिए। अब वो संख्या में आपको सिर्फ बड़ी संख्या पूछा है। तो हमको इतना पता है, जब भी अगर हमको योग या एडिशन दिया रहता है, जितनी संख्या है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो बीच वाली संख्या पता चल जाती है। तो बीच वाली संख्या हो गई 75। अगर बीच वाली संख्या 75 है तो 5 के फाड़े में इसके बाद की संख्या होंगी 80 और इसके पहले की 70। 3 संख्या हो गई है, तो हमको बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या होंगी 80। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या बोला है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और बाकी काम किसने किया है, बी ने किया है। अब अगर अकेला बी करता इस काम को तो कितने दिन में करता, ऐसा सवाल दिया है। तो सबसे पहली चीज़ उसने सिर्फ ए के बारे में बताया है कि ए जो है 18 दिन लगा रहा है काम करने के लिए, पूरा काम करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हमेशा हम जो अपनी ट्रिक से करते हैं उसमें क्या निकालते, टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, टोटल वर्क हमेशा जो है सेम रहेगा। या तो एलसीएम निकाल के निकाल सकते हैं टोटल वर्क, या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है वर्क और दिन की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जो है टोटल वर्क निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी पानी की बोतल को भरने का, ठीक है, एक दिन में अगर मैं 3 बोतल भर रहा हूँ तो मैं ऐसा काम 18 दिन अगर करता हूँ कंटिन्यू, तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि मैंने टोटल कितनी बोतल भरी है। तो मैं कहूँगा कम से कम जो है मैं कैसे निकालूँगा इसको, टोटल वर्क मेरा हर रोज़ जो है मैं 3 बोतल भर रहा हूँ और ऐसा 18 दिन तक के चलेगा तो 18 गुना 3 कर दूंगा, है ना। टोटल मतलब कि कितनी बोतलें भर दी मैंने, ये मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो एक दिन का काम और मतलब कि कितने दिन आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं, देखो यहाँ पर आपको 18 दिन बोला है। चलिए तो ए ने मान लेते हैं कि ए काम करता है हर रोज़ और ये कितना 18 दिन तक चलेगा, तो ये इसका टोटल वर्क हो गया। सीधी सी बात है, जितना ये मतलब के काम है ये बराबर है किसके, हम ये बोल सकते हैं कि अब ए ने तो 12 दिन काम किया तो 12 ये हो गया टोटल काम। अब बी ने कितने काम किया, बचा 6 दिन, 6 बी हो गया 6 काम। अब ये जो है इन्होंने दोनों मिलके वही काम किया ना, कितना 54 बोतल भरना था, 54 ही काम करेंगे, ये याद रखना। दिन की संख्या में ही क्या होगा, आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने मिलके जितना काम किया है वही अकेले इधर ए भी कर रहा था इसके पहले। यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे किसका, काम का, वर्क का, ये आपको याद रखना है। वर्क का रेशो निकल जाएगा यहाँ से 12 ए को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 ए में से माइनस हो जाएगा। तो कितने बचे, 18 ए में से माइनस होने के बाद में 6a इक्वल टू बचे 8 दिन बोला है, 8 दिन जो है बी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ठीक है माइनस किया तो 6, यहाँ पर 8b। यहाँ से हम जो है वर्क का रेशो निकाल लेंगे, बी को इधर लेके आ गए तो क्या हो गया, a/b इक्वल टू 8/6, इसमें डिवाइड हो गया तो 4/3। मतलब कि ए जो है यहाँ से हम एक्यूरेटली अब बता सकते हैं कि ए कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, यानी कि 4 पानी की बोतल भरने का काम कर रहा है। और बी
3 पानी की बोतल भरने का काम कर रहा है, कितने, 1 दिन में। यहाँ से जो है सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। अब देखो टोटल वर्क कैसा निकल जाएगा, अभी हम यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, 18 गुना 4 कर देंगे, 18 गुना 4, यहाँ से टोटल वर्क हमारा पता चल गया। अब हमको किसके बारे में पूछा था, अकेला बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, ये पूछा था। तो टोटल वर्क कितना हो गया है, 18 गुना 4 यानी कि कितना हो गया, 72। मतलब कि 72 टोटल काम करना है, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। लेकिन हमको किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। तो बी का जो है ये कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, ये अगर निकालना है तो टोटल वर्क को आप 1 दिन के काम से डिवाइड कर दो, है ना। हर कितने दिन मतलब कि ये काम पूरा होगा, इससे हमको यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। 3 के हिसाब से जो है हम इसको क्या कर दे, भाग कर दे किसके, 72 के। तो हमको दिन की संख्या यहाँ से पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कितने आ गए, 24। यानी कि 24 हिस्सों में जो है ये काम पूरा होगा ना। 3 चलते रहेगा, कब तक के, 24 दिनों तक के, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना। तो 24 दिनों में जो है ये काम पूरा होगा। आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड से करना है। मुझे ये मेथड जो है ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए जो है ये मेथड बता रहा हूँ। और दूसरी मेथड भी है, ठीक है। हमको जो है खुद ही मतलब कि समझना है कि कौन सी मेथड का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। आपको हर तरह की मेथड आना बहुत ज़रूरी है, किताबी मेथड तो आप लोगों को पता ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर। अभी देखो, अब जो तीसरा सवाल है उसमें क्या बोला है कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 900 रुपये था, बाद में उसने 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% और फिर बेच दिया डिस्काउंट देने के बाद में। बिक्री मूल्य पूछा है। देखो जब फाइनल मूल्य निकालना है हमको तो सीधा सा याद रखना है, जो हमारा पहले मूल्य है अंकित, ये हमारा पहले तो मतलब कि पूरा मूल्य है। बाद में ये जो है डिस्काउंट होने के बाद में जो है ये हमारा 100% मूल्य रहेगा। देखो जब उसने 20% डिस्काउंट दिया तो अब ये बन गया है 80%। उसके बाद में फिर से 10% डिस्काउंट दिया है तो ये बन गया 90%, है ना। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 1 1 1 यहाँ से कैंसिल, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 81 × 8 8 88 64, ठीक है, 648। तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन 2। अब जो चौथा सवाल है उसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, कुछ बचाता है और उसका रेशो आपको दिया है, व्यय यानी कि खर्च, बचत यानी कि सेविंग, ठीक है। तो 61:6 के अनुपात में दिया है। उसके बाद में आपको उसकी मासिक आय भी दिया है। देखो बचत जितनी हो रही है उसके पास में, ठीक है, और जितना वो खर्च कर रहा है, इनको अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, इनकम बनेगा टोटल, है ना। टोटल हमारा जो मासिक आय है वो बन जाएंगी। तो आय हमको दिया है 8710 और इनका रेशो दिया है, तो इन दोनों का रेशो मिलके ये बनेगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं 61 और 6 मिलके 67 जो है बराबर रहेंगे इसके। अब आपको जिसका निकालना है वो उसका निकाल लीजिए। 67 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 9 बजा 20 21, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे, 130 130 से आप मल्टीप्लाई कर लो। किसका पूछा है, उसकी मासिक बचत पूछा है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। उसका बचत जो है ये है और उसका खर्च जो है ये है, ठीक है। 61 उसका खर्च है, 6 उसकी बचत है। 130 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 780, नहीं तो 61 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता भी नहीं ना, उतना ज़्यादा हो जाता। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 780।
5 नंबर का सवाल भी बहुत इजी है। क्या बोला है कि 5% की वो क्या दे रहा है, उसको छूट दे रहा है अंकित मूल्य के ऊपर में, डिस्काउंट दे रहा है 5% का, और 950 में बेच रहा है। बिक्री मूल्य 950 दिया है उसने, ठीक है, बिक्री मूल्य। अब देखो यहाँ पर हमारा अंकित मूल्य भी है, याद रखना, इस पे वो कम कर रहा है। अगर इसको आप 100 मानोगे ना तो ये इस पे आप जो है कम कर देंगे कितना, 5, तो ये 95 हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसके ऊपर में कम कर रहा है ना, इसीलिए इसको हमने 100% माना है। अब यहाँ पर इसका मूल्य हमको निकालना है। इसका मूल्य आपको दिया है कितना, 950। सीधी सी बात है, पूरा भाग चले जाएगा यहाँ पर, 10 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1000। छः नंबर का सवाल क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में जो है हार गया, फिर उसके बाद में शेष जो बचा उस पे वो 75%, फिर दूसरी बाजी में हार गया, फिर जो भी बचा उसके पास में उसका भी 75% हिस्सा वो हार गया, और फाइनली उसके पास में कितना बचा, 2 रुपये। तो प्रारंभ में उसके पास में कितनी राशि थी, ये सवाल पूछा है। तो जब भी आपको शेष का ऐसा बोला जाएगा ना तो बहुत सिंपल है, इसकी ट्रिक याद रखो। 75% पहले तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहते हैं, 3/4। ये वो खर्च कर रहा है, ठीक है, ये खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास में शेष कितना बचा, 1/4। तो उसने हमको क्या बोला है, देखो सीधी सी बात है, उसने तो ये तो खर्च कर दिया। अब उसके पास में ये बचा था 4 में से 1 हिस्सा, ठीक है। अब इसका वो जो है फिर से खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 3/4 हिस्सा खर्च कर दिया। अब बचा कितना उसके पास में, फिर से 1/4 75% खर्च कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से 75% खर्च कर दिया, तो हम क्या लेंगे, फिर से 1/4। याद रखना है कि जब भी शेष का बोलेगा ना तभी ऐसा करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको शेष हिस्सा लेना पड़ता है हमेशा, तो जाके जो है आप जो है टोटल कितना शेष बचा वो, और जो आपका टोटल हिस्सा है वो, उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हिस्सा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ से जो है आंसर निकालना आसान हो जाता है। 1 के लिए दिया है 2, आखिर में उसके पास में कितना बचा, 2, उसके पास में शुरुआत में कितना था, 64 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 128। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो 7 नंबर का सवाल है उसमें क्या बोला है आपको कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन जो है 160 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो ये जो है मैंने तो आपको पढ़ा दिया है। आपको पता है कि खंभे को जब पार करने की बात होती है तो ट्रेन जो है क्या करती है, सिर्फ खुद की दूरी जो है पार करती है। तो यहाँ पर जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 160। और जो गति दिया है, देखो ये अगर मीटर में दिया है तो इसको भी गति को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर में करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है, यानी कि छोटा संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी संख्या 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 5 20। तो 20 मीटर पर सेकंड, ये अब मीटर पर सेकंड में हो गया। अब आपको पता है समय का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला क्या है, अंतर बटा गति। अंतर आपको दिया है 160 और गति हमारी निकली है 20। 0 0 कैंसल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, और ये किस में रहेगा, सेकंड में, 8 सेकंड। अब देखो जो 9 नंबर का सवाल है उसमें आपको a की वैल्यू दिया है 2,
बी की वैल्यू दिया है -3, सी की वैल्यू बी ए और बी दिया है। उसके बाद में आपको एक चीज़ दिया है 27a³ -54a। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, 54 का स्क्वायर नहीं है वहाँ पर। प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर जो है 54a² है और फिर +36ab² है -8b³। कभी कभी क्या है लॉजिक लगाना पड़ता है, लेकिन अब लॉजिक तो तब लगेगा ना जब आपको फॉर्मूला पता होगा। ये किसका फॉर्मूला है, a - b होल ब्रैकेट क्यूब के जैसे दिख रहा है। देखो कैसे, a का क्यूब -3a² b +3ab² -b³। तो a की वैल्यू जो है ये आपको दिया था, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये वाली टर्म में a क्या डिनोट कर रहा है, a डिनोट कर रहा है किसको, 3a³ कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, a का क्यूब a³ हो जाएगा, है ना, माइनस। उसके बाद में जैसे कि हमको पता है 3a, ये इस फॉर्म में है या नहीं हम चेक कर रहे हैं। 3a पहले तो 3 रहेगा 3 गुना 3a का स्क्वायर इंटू b क्या होगा इसमें, क्या लगता है, हो सकता है ना 2b³, तो यहाँ पर 2b। उसके बाद में क्योंकि 2b का क्यूब ही होगा ना ये, उसके बाद में प्लस फिर 3a यानी कि 3a, ठीक है, ये हमारा पहला मतलब कि पहली टर्म जो है वो। उसके बाद में b का क्यूब, यहाँ पर b की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2b का क्यूब, और लास्ट में जो है क्या है, -2b³। क्योंकि क्यूब कर रहे हैं ना, माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस टाइम लेंगे तो ये माइनस ही होगा। तो 3a का क्यूब देख लो आप, 9 होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और 3 का वर्ग है, ये 9 हो जाएंगे, 9 गुना 3 27, 27 गुना 54, दिख रहा है यहाँ पर 54। तो ये हमको जो है बराबर इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a - b। यहाँ पर a क्या बता रहा है, 3a, ये इस तरीके से दिया है, और यहाँ पर b की वैल्यू सिर्फ b नहीं है, यहाँ पर 2b है होल ब्रैकेट क्यूब। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू 2 है, पुट कर दिया, 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, और b की वैल्यू कितना है, -3 यहाँ पर रख देंगे, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे, +6 होल ब्रैकेट क्यूब। तो 12 का क्यूब निकालना है। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था क्यूब की, कि अगर किसी संख्या का क्यूब निकालना होता है तो क्या करते हैं, 2 डिजिट अगर है तो पहली संख्या का क्यूब, 1 का क्यूब, उसके बाद में दूसरी संख्या का क्या करते हैं, क्यूब लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद में बीच में क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर याद रखना इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहले लिखता हूँ। अगर इसको a मानते इसको b मानते हैं तो पहले a का क्यूब होता है, फिर उसके बाद में लास्ट में b का क्यूब लिखते हैं। बीच में क्या होता है, a²b, और यहाँ पर फिर ab², ये फॉर्मूला होता है, और नीचे में इनका डबल करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, × 2 × 2। अब यहाँ पर हम इस तरीके से अपने ट्रिक से करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, पहले 1 का क्यूब होगा फिर b मल्टीप्लाई होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, b की वैल्यू 2 है, 1 गुना 2 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 1 जा 4। उसके बाद में लास्ट में 2 का क्यूब होगा, b की वैल्यू 2 है तो 8,
हमको पता है बीच वाली संख्या का डबल करते हैं, तो ये 4 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। फिर आप ऐड कर दो, आपका क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएंगे 8 12 1 7 1 1 7 2 8। अब ये जो सवाल है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, a+1/a, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अगर 9x² है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर 9 होना चाहिए था जो नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो एक चीज़ हो सकती है, कैसे? यहाँ पर आपको सेम संख्या लाना है। सेम संख्या कैसे ला सकते हैं? 9 तो मैं यहाँ पर कुछ भी करके जो है 9 ला नहीं सकता, मल्टीप्लाई करूँगा तो और ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है मैं इसको रिड्यूस ज़रूर कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से जो है डिवाइड हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है। देखो किस तरीके से, सीधी सी बात है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 ऊपर में 3 रहेगा, नीचे में 9 रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या रहेगा नीचे में 3x। अब देखो ये अपने फॉर्म में आ गया है बराबर। अब जो है इसका स्क्वायर आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हम बोल सकते हैं ये किस फॉर्म में दिख रहा है, 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1/3x होल ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब कि हमको ये इस फॉर्म में दिख रहा है a² प्लस 1/a²। तो जब भी आपको इस फॉर्म में ये दिया होता है, ठीक है, प्लस ये, तो प्लस में क्या करते हैं, पहले तो हम स्क्वायर करते हैं उस साइड में जो भी है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएंगे 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 12। अब जैसे कि अगर आपका थोड़ा सा जो है इस पे आपका मतलब कि अच्छे से ये आपको जो ना दिमाग में डाल देना है मेथड सॉल्व करके, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, स्क्वायर करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाते हैं स्क्वायर में, याद रखना है। और स्क्वायर में क्या रहता है, 2 रहता है बाकी, बस इस फॉर्मूले में a² प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर बचता 2 है, फिर अगर प्लस होगा तो उधर जाके माइनस होगा। कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको ये मेथड याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर प्लस है तो 2 उधर जाके माइनस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस था b तो यहाँ पर भी माइनस होता, ठीक है। तो ये उधर जाके प्लस होता, तो माइनस के लिए उधर जाके प्लस करेंगे, प्लस के लिए उधर जाके माइनस करेंगे। लेकिन किस में से, तो याद रखना है, सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करने वाले हैं ना, तभी तो ये बनेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यूब के लिए अलग है, आपको याद रखना है, सिर्फ ये स्क्वायर के लिए बता रहा हूँ। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 2 अब जो है इधर क्या था, प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे कितना, 142। तो फिर इसमें समय कितना लगता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 142। अब देखो सवाल तो आप समझ गए हो कि आपको क्या पूछा है कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है 3 भुजा वाला, संभावित लंबाई क्या होंगी। अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी संभावित लंबाई क्या हो सकती है पूछा है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है, त्रिभुज में जो 2 भुजाएं होती है उनका जो योग होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है तीसरी भुजा के, तभी वो क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा है जो त्रिभुज हो सकता है। देखो अगर इन दोनों को मिलाते तो क्या होता है, 5 होता है। ये तीसरी भुजा से जो है बड़ा नहीं हो रहा, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ हम इनको भी मिला के देख लेते ना। 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 जो है ये ठीक है बड़ा है, लेकिन आपको याद रखना है कि हर कंडीशन में ये बड़ा आना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन में बड़ा आ गया तो इसका मतलब नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 जो है बड़े रहेंगे किससे, 5 से। चलो और भी आप जो है ये आपने इन दोनों का एडिशन किया, अब बाकी का भी करके देखते हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया, 9, 3 से बड़े हैं,
यानी कि इसमें बड़ा दिख रहा है फिर से। अब कौन बचा है, 4 को छोड़ देते हैं, 3 और 5 को मिलाते हैं, कितना हो गया 8। 8 बड़े हैं। हर कंडीशन में जो है इधर उधर कैसा भी आप मिलाओ, आपको क्या मिल रहा है, दोनों संख्याओं का एडिशन ज़्यादा ही मिल रहा है ना। पहले हमने क्या किया, 3 + 4 जो कि क्या था, बड़ा था किससे, 5 से। उसके बाद में हमने किया 4 + 5 मिला दिया जो कि बड़ा था 3 से। और उसके बाद में हमने फिर से सोचा कि यार नहीं अभी भी डाउट है, तो हमने क्या किया फिर उसके बाद में किसको मिलाया, अब कौन बचा था, 3 + 5, तो ये भी 4 से बड़ा हो गया। तो आपको याद रखना है ऐसा, जब हर इसमें आपको हर सिचुएशन में जो है आपको एक आंसर मिलेगा, यानी कि जो हमने कहा था कि दो भुजाओं का योग जब होगा तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही आएगा। देखो 11 नंबर का जो सवाल है उसमें आपको बोला है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिकोण ABC का जो है ABC का AD एक माध्यक है, AD एक माध्यक है और उसका केंद्रक आपको दिया है O। तो ये चीज़ याद रखना है, माध्यक मतलब के क्या होता है। माध्यक का मतलब होता है कि जो हमारा शीर्ष बिंदु होता है, जैसे कि ये और ये वर्टेसिस या शीर्ष बिंदु, इसके आगे वाली भुजा को जो है, जब आप किसी शीर्ष बिंदु से एक लंब खींचते हैं तो याद रखना है ये जो है 2 बराबर भागों में जो है उस भुजा को बांट देती है। यानी कि यहाँ पर जो है ये दोनों जो है क्या हो गए हैं, एक समान हिस्से में बढ़ गए हैं। यहाँ पर ये जो O है ये हमारा क्या है, केंद्रक है, सेंट्रॉइड भी बोलते इसको। तो यहाँ से भी जब हम एक भुजा खींचेंगे तो ये यहाँ से जाएंगी, ये इससे भी एक भुजा खींचेंगे तो ये इससे चले गए। तो ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं, यानी कि इस भुजा का जो है ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बराबर जो है हमारे शीर्ष बिंदु से होकर गुजर रहा है और आगे वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसने भी जो है यहाँ से हम एक लंब खींचा तो ये आगे वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं ना उसे हम केंद्रक कहते हैं। अब आपको सवाल में क्या बोला है कि जो हमारा AO है ये दिया है आपको 10 और आपको बोला है कि OD जो है ये कितने का होगा, OD की लंबाई पूछा है। तो मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड जब भी मतलब कि केंद्रक जो है आपको मिलेगा किसी भी त्रिभुज का, तो वो जो है माध्यिका को जो है किस रेशो में बांटता है, 2:1 में। तो ये याद रखना है आपको। तो जो माध्यिका होती है वो किस रेशो में बढ़ जाती है, 2:1। यहाँ पर जो है हमारा जो है ऊपरी हिस्सा क्या है, AD, और जो निचला हिस्सा है वो है OA। तो यहाँ पर 2:1 में ये जो है बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको AO दिया है कितना, सॉरी यहाँ पर AO चाहिए था, AO/OD। पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं करता कभी भी, हाँ थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। ये हो गया 10। तो ये 2 के लिए 10 दिया है, आपको 1 के लिए निकालना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 2 के आधे तो यहाँ पर 10 के आधे, यानी कि 5। अब आपको 12 नंबर के सवाल में क्या बोला है कि एक त्रिभुज है फिर से ABC, इसमें जो है साइन A जो है बराबर है कॉस B के, आपको बोला है जो साइन A है ये बराबर है कॉस B, और पूछा है कि कॉस C की वैल्यू क्या होंगी। मतलब कि ये और ये साइन A और कॉस B की वैल्यू आपको दिया था। तो देखो आपको ये वैल्यू पूछा है C का एंगल कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे।
क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी एंगल आपको अगर दिया होगा कॉस में, उसको अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 90 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो वो साइन बन जाएगा। तो साइन थीटा माइनस बी, सॉरी 90 माइनस थीटा करेंगे ना तो क्या होता है, साइन हो जाता है, कॉस का रूपांतरण साइन में हो जाता है। यहाँ पर कोई भी जो है साइन भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, प्लस माइनस का भी टेंशन नहीं है। कॉस के लिए थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस बी, 90 माइनस बी जो है ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन ए है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आया, 90 माइनस बी। अब ये माइनस बी को अगर इधर लेके आते तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाएगा जो कि है 90, यानी कि ये दोनों एंगल कितने हो गए हैं, 90 के। हमको इतना पता है कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 90 दिया है तो 90 को उधर भेज देंगे यानी कि माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, सी जो है ये होगा 90 का। तो आपको कॉस, कोई क्या पूछा था उसने, कॉस सी की वैल्यू पूछा है, यानी कि आपको कॉस 90 निकालना है। तो कॉस 90 कितना होता है, साइन 90 अगर 1 होता है तो कॉस 90 होगा 0, अपोजिट ना, साइन 90 पूछा होता तो 1 होता और कॉस 90 पूछा तो 0। टेबल याद कर लो, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। देखो ये जो सवाल है, इस सवाल को हम समझने के पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर मतलब क्या होता है, और आपको फ़र्क पता होना चाहिए इन सेंटर और केंद्र के बीच का। देखो हम कुछ चीज़ों के बीच का pहले फ़र्क समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा माध्यिका, माध्यिका यानी कि बाइसेक्टर, और यहाँ पर जो है हम कोण विभाजक, माध्यिका और कोण विभाजक के बीच का फर्क समझेंगे। दूसरा पॉइंट केंद्रक और अंतकेंद्र, इसके बीच का जो है फर्क समझेंगे। तो हमको ये याद रखना है, पहले तो माध्यिका क्या होती है, जो कि आगे वाली जो भुजा होती है ना उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये होती है माध्यिका। जैसे कि मान लेते हैं माध्यिका ये इस तरीके से आएंगी, ठीक है, तो जो कोण विभाजक है ये सिर्फ कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे कि ये अगर एंगल है तो माध्यिका 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटेंगे, ये याद रखना है, लेकिन कोण जो है कोण विभाजक जो है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगी। तो जैसे कि अगर ये माध्यिका इस तरीके से जा रही है तो हो सकता है ये आपका कोण विभाजक थोड़ा सा इस तरीके से चले जाएगा, है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फ़र्क है। ये कोण को जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है और ये आगे वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। माध्यिका आगे वाली भुजा को 2 बराबर हिस्से में बांटेंगी, कोण विभाजक सिर्फ कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटेगा। अब माध्यिका जहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है, वो पॉइंट कहलाता है केंद्रक, ठीक है। और आपको अगर पूछ लिया अंत केंद्र, तो अंत केंद्र क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका जो कोण विभाजक है, जैसे कि इसने ये इस कोण को 2 बराबर हिस्से में बांट दिया, इस भुजा ने जो है इस कोण को 2 बराबर हिस्से में बांट दिया, इस कोण विभाजक ने जो है इस भुजा को, इस कोण को 2 बराबर हिस्से में बांट दिया। अब ये जो तीनों लाइन हैं
ये जहाँ पर आकर मिली तो ये जो है ये पॉइंट जो है बन जाएगा अंत केंद्र। तो अंत केंद्र और केंद्र के बीच का फर्क आप समझ गए होंगे। अब सवाल पे आते हैं अपने। अब देखो हम इसके पहले हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है जो हमने कोण ए को दो हिस्से में बांटा, ये जो लाइन खींची है इसे हम कोण विभाजक कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलती है वो होता है अंत केंद्र। ये जो है एक सर्कल बनाता है अंदर में, जो कि इस त्रिभुज को जो है कि भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो है एक वृत्त का यहाँ पर निर्माण हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं, हम अपने सिर्फ सवाल के बारे में ही जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है उसने क्या कहा है, आपको एंगल निकालना है। लेकिन उसके पहले तो ये प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला आप तभी जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है जो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर जो कोण था, ठीक है, अगर इसके आगे वाला जो कोण आपको दिख रहा है यानी कि ये वाला कोण, अगर ये आपको कोण निकालना है यानी कि ये एंगल BIC, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल I निकालना है ना। तो ये बराबर होगा किसके, 90 प्लस इसके जो पीछे वाला कोण रहेगा उसके आधे के। तो यानी कि अगर इसको निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस इसके आधे करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपको अभी इस कोण के आगे वाला कोण यानी कि एंगल AIC ये वाला कोण पूछ लिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपको अभी एंगल I ही पूछा है, लेकिन कौन सा वाला पूछा है, एंगल AIC ये वाला। तो इसको निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये किसके आगे है, B के, तो 90 प्लस एंगल B के आधे। और अगर आपको कोण जो है ये वाला पूछ लिया यानी कि AIB, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे AIB के लिए 90 प्लस इसके पीछे वाला जो कोण है वो कौन सा है, C है, C के आधे। ठीक है, तो एंगल C का आधा। अब सवाल पे आते हैं। आप जो है आराम से इसको कर सकते हो। देखो कैसे, अभी देखो सवाल में आपको कोण ABC, ठीक है, एंगल B दिया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। उसके बाद में एंगल ACB ये आपको दिया है 70 डिग्री। अब इससे जो है आप इस कोण को निकाल सकते हैं। एक है, पता है ना, तीनों कोणों का एडिशन कितना आता है, 180। इसको आप मिला दो, 160 माइनस कर दूँ 180 से, तो ये मिल गया कितना, 20। चलो हमको ये कोण मिल गया है A। अब देखो आपको पूछा ये वाला कोण है ना, AIC, एंगल AIC। वैसे इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, फिर भी चलो जाने दो। अगर ये पूछा होता तो इसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमको तो ये वाला पूछा है ना, ये किसके आगे है, B के। तो हमको पता है कि जो हमको निकालना होता है ना, एंगल AIC निकालना है, तो इसके पीछे वाले कोण के आधे करके 90 में मिला देते हैं, एंगल B के आधे करके 90 में मिला देंगे। तो 90, ये कितना है, 90 के आधे कितने हो जाएंगे, 45, और 45 इसमें प्लस कर देंगे तो 135। तो ये जो वाला कोण रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, 135 के।
अब जो 14 नंबर का सवाल है इसमें क्या बोला कि एक वृत्त के अंदर एक आयत बना हुआ है, उसकी आपको भुजाएं दिया है 5 और 12 सेंटीमीटर लंबी है और वृत्त की त्रिज्या पूछी है। यानी कि ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो देखो ये जो सर्कल है इसके अंदर में अगर हम ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर देखते हैं तो ये आयत के लिए क्या है, कर्ण है, और वृत्त के लिए क्या है, ये डायमीटर बोल सकते हैं ना, डायमीटर बोल सकते हैं या फिर हम व्यास बोल सकते हैं। इसके आधे कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएंगी। यानी कि अगर कर्ण का पता चल गया तो त्रिज्या का भी पता चल जाएगा। तो चलो पहले कर्ण निकाल लेते। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का फॉर्मूला है वर्गमूल, जो दो भुजाएं हैं उनका वर्ग कर लीजिए। तो इसका वर्ग 25, इसका 144, कितना हो गया 169, और इसका वर्गमूल 13। तो ये तो हमको क्या मिला, कर्ण। यानी कि हमको कौन सी भुजा मिली है, जो हमारा कर्ण है BD, ये निकल के आ गया। अब इसके आधे कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएंगी। तो हमारी जो त्रिज्या है वो इसके आधे होंगी। तो 13 के आधे कितने हो जाएंगे, 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में 14 नंबर का सवाल हो गया है। 15 नंबर का सवाल आपको दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर है 1/2 के, और आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक कंडीशन दिया है कि आपको दिया है कि जो हमारा एंगल है 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये एक इक्वेशन दिया है। और आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम 12th में पढ़े हैं। जिन लोगों का साइंस हुआ है ना वही पढ़े हैं। तो जिनका साइंस नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत जाएगा। इंटीग्रेशन में आप पढ़े हो, ठीक है, इधर 2 को लेके आ जाएंगे, या डेरिवेटिव में आप पढ़े होंगे, 2 को लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है कि एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा जो है इसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 लगाना था। तो क्या होता है, 2 जब आप यहाँ पर लगाते तो ये जो है साइन 2 थीटा बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको साइन थीटा तो मिल गया, ठीक है, साइन 2 थीटा। हमको जो है ये भी पता होना चाहिए कि साइन 90 1 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 होता है, इसके पहले ही देखे थे। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर 1 के जगह मैं साइन 90 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 2 जो है इसको डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90/2 यानी कि 45। चलो थीटा की वैल्यू मिल गई है, 45 है। अब ये वैल्यू आप उसमें अपने जो आपको सवाल दिया उसमें पुट करके निकाल सकते हैं। साइन 45 है ना माइनस कॉस 45, क्योंकि आपको यही पूछा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन 45 थीटा की जगह पे हमने 45 रख दिया। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 माइनस 1/√2। अब ये दोनों तो समान है तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। सोलह नंबर के सवाल में क्या बोला है, 100 प्रश्नों का माध्य 40 परिकलित किया गया। माध्य यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं एवरेज, है ना, एवरेज आपको दिया है 40। 100 प्रश्नों का होगा मेरे ख्याल से शायद, ठीक है, जाने दीजिए।
उसके बाद में क्या बोला है कि यह देखा गया कि उसने 53 के बजाय जो है उसमें कितना मिला दिया है, गलती से 83 जो है पढ़ा गया था, यानी कि उसने 83 उसमें क्या कर दिया है, लिख दिया था। किस में? ये जो 40 है, 1 2 3, ये जो मतलब के 140 तो हमारा माध्य है। ये जो 100 प्रश्न है, 1 2 3, इन 100 प्रश्नों में जो है इन सब का एडिशन करके जो है हमने एवरेज निकाला तो 40 निकला। अब यहाँ पर जो है उसको लिखना क्या था, 53 लिखना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 83 पढ़ लिया और वहाँ पर लिख दिया। तो सीधी सी बात है, ये जो है ये जो हमारा एवरेज निकालने जाएंगे तो गलत होगा ना, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, 53 के बजाय 83 लिख दिया। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा एडिशन है 1 से 100 तक, इसमें तो देखो 83 के अंदर में 53 तो है ही, 83 के अंदर में है ना, इसमें कितने ज़्यादा के और शामिल हो गए हैं इस 83 की वजह से 30 है ना, 53 और 30 क्या बन जाएंगे, 83 बन जाते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, हमको यहाँ पर जो है 53 लिखना है ना, तो 53 को रहने देते हैं, जितने ज़्यादा के हो रहे हैं उतने निकाल देते हैं, क्योंकि ये गलती से हमने मिला दिया है ना। तो यहाँ पर जो है इस 30 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 53 को हम रहने देंगे, है ना, इसके अंदर में 53 अभी भी है। तो 30 माइनस करेंगे, लेकिन किस में से माइनस करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो टोटल होगा इसमें से 30 माइनस करेंगे, तो टोटल कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल अगर निकालना है, जितनी संख्याएं हैं, यानी कि 100 संख्या है ना टोटल, तो 100 है, और जो हमारा एवरेज है, माध्य है, वो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल एडिशन होगा 1 से 100 तक, ये जो भी संख्या होंगी इसमें, है ना, ये संख्या भी है 53, ठीक है। तो अब उसका एडिशन जो है 4000 आ रहा है, जब 40 माध्य था। अब देखो ये जो 4000 है, इसके अंदर में हमने ये 30 ज़्यादा के मिला दिए हैं, इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 30 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 4000 में से 30 माइनस कर दिया, 3970 है ना, 3970। अब आप एवरेज निकाल सकते हो, आपको संख्या कितना दिया है, टोटल नंबर इनटू क्या होता है, एवरेज, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो फिर से आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारा जो टोटल है उसको क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना है, 3970 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 39.7। ये जो सवाल है 17 नंबर का, इसमें आपको a³ + 1/a³ दिया है और आपको a² + 1 डिवाइडेड बाय a दिया है। अब देखो हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस a को सेपरेट दे दो कि 1/a आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम a को सेपरेटली दे देते हैं, a² / a + 1/a हो जाएगा ना। इससे तो फिर हम जो है पता कर पाएंगे कि हमको निकालना क्या है। a² और a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, a + 1/a, यानी कि हम जो है अपने अलजेब्रिक इक्वेशन वाले जो प्रॉब्लम है उसमें आ गए हैं। इस तरीके से दिया, इसमें अगर बनाना है तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला है तो क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो a³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला, तो उसमें चलिए इसी को जो है हम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं अभी, ठीक है, इसको। तो a + 1/a निकालना है ना, इसको क्यूब कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखते हैं, a³ हो जाएगा प्लस, सीधी सी बात है यहाँ पर
3 आ जाएंगे। और देखो जब इस तरीके से फॉर्म में रहेगा ना तो आपको याद रखना ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, ए स्क्वायर भी रहता है, तो एक ए बचेगा यहाँ पर। तो अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू 1/a हो जाएगा, तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर ए कैसे आया ना ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया था। अब जैसे कि ये फॉर्मूला ही है ना, देखो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर बना रहे हैं, क्या होता है ये दोनों सेम है, अपोजिट में है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो एक रह जाती है। यहाँ पर भी वही होगा, 3/a बचेगा, क्योंकि अब अगली बारी किसकी थी, b की थी, यानी कि इसकी थी स्क्वायरिंग करने की, इसीलिए यहाँ पर ये एक ज़्यादा का था, ये बच गया, बाकी कैंसिल हो गया। उसके बाद में प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/a³। अब हमको जो है ये वैल्यू दी है ना, इन दोनों का एडिशन, ये वैल्यू हमको पता करना है। एक मिनट यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग फंस गए हैं। जैसे चेस होता है ना, चेस में कभी कभी जो है आगे चलते रहते हैं, फिर अचानक से ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करना है, ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। लेकिन थोड़ी देर अगर आप सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको तो सॉल्यूशन दिया है, आप निकाल सकते हो। देखो ऑप्शन कभी कभी क्या है ना, ऑप्शन काम में आ जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से ऑप्शन जो है आपको जो है बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4, यानी कि ये वैल्यू पूछा था ना हमको, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके। तो ये जो है अगर 1 है तो यहाँ पर जो है हम 1 रख के देखते, देखो a³ प्लस 1/a³, इसको हमने साइड में रख दिया, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, a प्लस 1/a, और यहाँ पर क्या दिया था आपको, a प्लस 1/a होल ब्रैकेट क्यूब। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है ऑप्शन से, तो रख के देख लेते ना कि दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि बराबर का साइन है ना यहाँ पर इसका जो क्यूब होगा इसका भी आंसर वही आना चाहिए। देखो इसकी वैल्यू तो हमको दिया है यहाँ पर 2, यहाँ पर रख देते हैं 2 प्लस, अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 का क्यूब तो 1 होता, सीधी सी बात है, यहाँ पर प्लस होने वाला है, बढ़ने वाले, तो 1 तो आएगा नहीं। अगर यहाँ पर 2 होता, 2 का क्यूब क्या हो जाता, 8 हो जाता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 वैल्यू जो है यहाँ पर रखते तो क्या हो जाता, 2 × 3 है ना, 2 × 3 कितने हो जाते हैं, 6। अब ये कहाँ से आया, ये ऑप्शन से लिए हमने अभी ऑप्शन 2 को लिया है, 2 यहाँ पर रख दिया। देखो इसका एडिशन आ गया है 8 8 = 8। तो ये एक तरीका है जो ऑप्शन से करना है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो जब भी कभी आपको ऐसा दिया है, कभी कभी क्या है ना, इसी इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻6 प्लस 1/a³ = 2। इस a³ को इधर लेके आ जाते हो, क्या हो जाएगा, a⁻6 प्लस 1 = 2a³। अब इस 2a³ को इधर लेके आ जाता हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a⁻6 माइनस 2a³ प्लस 1 = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो a³ जो है यहाँ पर भी है, छुपा है ना इसके अंदर में, a³ का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। यहाँ पर a³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, -2 × a³ × 1 लिख सकता हूँ। देखो ये फॉर्मूले में आ गया है, -2ab है ना, प्लस 1 का स्क्वायर = 0। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a - b के फॉर्म में है ना, a - b का फॉर्मूला जो है वैसा दिख रहा है। तो a की वैल्यू ये है यहाँ पर a³
-1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर निकाल नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पर 0 ही रहेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, a³ -1, ये -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a³ इक्वल टू 1। वैसे भी आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही मिलेंगी। अब a की वैल्यू 1 मिल गई है, आप सवाल में पुट कर दो। आपको सवाल में दिया था a² + 1/a। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे में 1 आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा, 2। अभी 18 नंबर का जो सवाल है उसमें आपको दिया है और लिख देते हैं यहाँ पर 3 है, 3 - 2 हाँ बराबर है 2/x इक्वल टू 3/x, और आपको निकालना है x² + x²। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का ही सवाल है, सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको, ये इस फॉर्म में लाना है ना। तो देखो यहाँ पर जो है इस x को एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर आप जो है इसको इधर लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस, देखो इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 बचेंगे, और यहाँ पर 3/x जैसे के वैसे। अब इसको जो है इधर लेके आते हैं, क्योंकि ये जो है हमको यहाँ पर चाहिए, और इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो 3 ये इधर आके माइनस होगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, -3/x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसके पहले भी एक ऐसा सवाल देखे थे जिसमें जो है 3 को हमको एडजस्ट करना था, लेकिन अब यहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमको x और x ही चाहिए, यहाँ पर ये 3 नहीं चाहिए। इसको कॉमन निकाल लेते, उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल दिया तो 3 कॉमन निकल जाएगा, x - 1/x, और जो हमको चाहिए था वो लगभग मिल रहा है ना, 3 को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/x इक्वल टू 2/3, ये डिवाइड में चलेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको क्या याद रखना पड़ता है, इसको तो पहले स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो माइनस होगा, इस माइनस के वजह से उधर जाके क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या आता है, 2 आता है ना, 2 को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस बनेगा, बस। तो आपका जो स्क्वायर वाला है वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको निकालना आसान हो गया है। इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर तो पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे, किसकी, इसकी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है 2 का काम यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग में 2 का रोल रहता है। तो माइनस है तो इधर प्लस करेंगे, +2 बस, और उसके बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कितने हो जाएंगे, 18, 22/9। या फिर ऑप्शन में आपको क्या दिया है वो देखते हैं। तो देखो ऑप्शन में आपको दिया ही है 4/9 तो दिख ही रहा है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, है ना, वही तो बनेगा, 9 दूना 18, 18 और 4 22, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। ये जो 19 नंबर का सवाल है, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले का समान त्रिज्या के आधार वाला एक शंकु बनाना है। मतलब कि ये जो गोला है इसको शंकु में जो है बनाना है, ये उसने बोला है। सीधी सी बात है, जितना मटेरियल आपके पास में है उतना ही मटेरियल आप यूज़ करेंगे ना, यानी कि जितना आयतन इस गोले का है उतना ही आयतन हम बोल सकते हैं किसका रहेगा, इस शंकु यानी कि इस सिलेंडर का रहेगा, शंकु यानी कि कोन का रहेगा, ठीक है, इस कोन का और इस स्फीयर का, गोला यानी कि स्फीयर और शंकु यानी कि कोन। तो इन दोनों का वॉल्यूम जो है समान रहे, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो
तो वॉल्यूम अगर सेम है तो फॉर्मूला जो है लगभग हम सेम बोल सकते हैं। यहाँ पर 4/3 वॉल्यूम सेम है, ठीक है, पाई आर क्यूब। फार्मूला सेम नहीं रहेगा, सिर्फ और त्रिज्या सेम रहेंगी। तो वॉल्यूम इसका क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का फॉर्मूला यानी कि गोले का वॉल्यूम का। और शंकु का क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं सही हूँ तो 1/3 यहाँ पर आता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने हमको हाइट निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, पहले तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में आर और आर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर जो है क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 2 निकाल दिया तो 1 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा 4r = h। हाइट निकालना था, h r की वैल्यू दिया है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 कितने हो जाएंगे 4 × 5 20, यानी कि जो हाइट रहेंगी वो कितनी रहेंगी 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये 20 नंबर का जो सवाल है, इसमें आपको 10 दिया है 5%, वर्ष की संख्या दिया है 2, और आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का फ़र्क दिया है कितना 41। तो जब आपको ये 2 चीज़ें दी रहती है, 3 चीज़ें, और अगर वर्ष की संख्या 2 बोला जाता है, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या है? मूलधन का एक फॉर्मूला है, क्या है कि 100/10 इंच का होल स्क्वायर और इंटू फ़र्क, ये फार्मूला है। फ़र्क आपको दिया है, दर भी दिया है, तो आप जो है 2 साल के लिए जो है ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 × 100, 5 × 5, और फ़र्क जो है 41 है। ये 25 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 और ये 2 0, यानी कि 64,400। अब देखो ये जो 21 नंबर का सवाल है, इसमें आपको बोला है कि ये यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर जो है बीच में आपको नदी दिख रही है, और इसके किनारे पर इधर साइड एक व्यक्ति खड़ा है। इनके बीच का जो कोण है वो आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये आदमी अब जो है और पीछे चले जाता है, कितना 36 मीटर पीछे जा रहा है। अब जहाँ पर ये पहुँचा वहाँ पर कोण बना है 30 डिग्री का। तो आपको सवाल में जो है पूछा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। सवाल लगभग समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा है। कभी कभी क्या होता है सवाल ही नहीं समझ में आता। चलो इसको नाम देते हैं ABCD, यानी कि ये जो BC है ये हमारी क्या है नदी है, नदी की चौड़ाई है। तो सबसे पहले जो 60 डिग्री को लेते हैं ना, देखते हैं यहाँ पर हम इस वृक्ष को जो है इस लाइन को वृक्ष मानते हैं और इसको H मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में ये है, tan का फॉर्मूला वही होता है ना, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में क्या है H है, ठीक है, और जो बेस है हमारा ये हम x मान लेते हैं, ये 36 दिया है आपको। अब ये जो है हम नीचे में लिखेंगे। tan 60 क्या होता है √3 होता है, तो √3, और यहाँ पर जो x को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा h = √3x भी बोल सकते हैं या x √3 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब tan 30 लिखते हैं। tan 30 में क्या करेंगे ना, फिर से वही होगा h अपॉन बेस, और h के जगह पे अब हम यहाँ पर x डाल देंगे ताकि, क्योंकि हमको x ही निकालना है ना। तो चलो यहाँ पर जो है h को जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, h के जगह पे इसको पुट करेंगे बाद में, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है। फिर से अब tan 30 लेंगे, तो tan 30 = क्या हो जाएगा, अपोजिट में h है
अब बेस जो है आपका किससे मिलकर बन गया है, इन दोनों से। तो यानी कि x प्लस 36 हो जाएगा आपका जो बेस है, यानी कि एडजेसेंट है x प्लस 36। अब यहाँ पर जो है tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3, और इसको h के जगह पे अब इसको हम रख देंगे क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए, इसीलिए h नहीं चाहिए ना, तो h को बाहर कर देते हैं, h के जगह पे ये लिख देते हैं क्योंकि यही इसकी वैल्यू है h की। x प्लस 36 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x। ये आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं x प्लस 36। कैसे हुआ ये √3 इंटू √3, यानी कि √3 का वर्ग हो गया, ये साइड में लिख रहा हूँ, वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है ये x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर सिंगल x है, माइनस हो गया तो कितना बचा 2x, यहाँ पर 36। अब आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 मीटर।